बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैइकोमेट्री। बहुत अच्छा टॉपिक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। स्टैइकोमेट्री होती क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with the studies of relationship between reactants and products in a balanced chemical equation। यानी ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास है रिएक्टेंट्स और दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन शर्त इसमें यह है कि अगर इक्वेशन बैलेंस होगी तो तभी हम लोग रिलेशन डिस्कस कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम लोग रिलेशन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं जिसकी मदद से हम पता लगाएंगे। जैसे ये देखें, हमारे पास 2H2 है प्लस O2। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे आपस में तो इसके मिलने से इनके वाटर बन जाएगा। यानी अब हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग रिएक्टेंट्स का नाम दे रहे हैं और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स का नाम देंगे। तो हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान रिलेशन निकाल सकते हैं। दूसरे वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि हम इसकी मदद से ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं और इसकी मदद से ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका बेसिकली काम है स्टैइकोमेट्री का। अच्छा, दूसरे नंबर पे स्टैइकोमेट्री को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो स्टैइकोमेट्री को डिस्कस करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ अजम्पशंस हमारे पास हैं। अजम्पशंस कौन कौन सी हैं? नंबर वन, आपने याद रखना है कि इसमें हमें हम ये ख्याल करते हैं कि तमाम रिएक्टेंट जो है ना वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हों। ऑल रिएक्टेंट्स completely changed into प्रोडक्ट्स। नंबर टू पे आपने याद रखना है कि इसमें कोई भी साइड रिएक्शन ना हो। नो साइड रिएक्शन अकर्स। यानी ये बुनियादी इसकी assumptions हैं कि तमाम जो रिएक्टेंट्स हैं हम प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हों। और नंबर टू पे आपने याद रखना है कि कोई साइड रिएक्शन ना हो। ये ना हो कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं या कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पहले बनती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो उसमें ऑक्सीजन हमें पता ही ना हो कि कहाँ से आ रही है कहाँ पे जा रही है। और इन दोनों चीज़ों के होने के लिए जिस चीज़ का ख्याल रखा जाता है वो हमारे पास है नंबर वन, ये बहुत ज़रूरी है कि जो रिएक्टेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स बननी है रिएक्टेंट से उसमें जो उनके दरमियान डेफिनेट प्रोपोर्शंस हैं उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, इसको वो करना बहुत ज़रूरी है। और नंबर टू पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस,
इन दोनों लॉज का ओबे करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आगे लिख भी देता हूँ, शुड बी ओबेड। ये आपने याद रखना है कि इन दोनों को बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से क्या मुराद है? एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि आपके पास सपोज करें वाटर है। अब आपको पता वाटर में जो हाइड्रोजन की प्रोपोर्शंस हैं बाई मैस वो कितनी है, 2 है। और ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन रेशो जो है वो बाई मैस कितनी है, 16 है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम लोग ये कंसीडर कर लें कि ये जो रेशो है वो 3/16 हो जाए, यानी ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर वाटर का फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, यानी अगर मैं सपोज कर लूँ कि अगर ऐसा हम मान लें कि 2/16 रेशो की बजाय 3/16 रेशो हो गई है, तो इट मीन हम ये कहेंगे कि फिर वाटर का फार्मूला ये हो गया, लेकिन ये तो वाटर का फार्मूला है ही नहीं। तो पहली बात कि इसमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का बहुत ख्याल रखा जाता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट बननी है उसमें ख़ास प्रोपोर्शन बाई मैस होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पे आपने बात रखनी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस हमें क्या बताता है। इसमें जितने रिएक्टेंट्स का मैस है आगे प्रोडक्ट्स का भी मैस उतना ही होना चाहिए। ये ना हो कि रिएक्टेंट्स का मैस लेट सपोज पीछे कम था और आगे प्रोडक्ट्स का मैस ज़्यादा हो गया, या सपोज पीछे जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मैस ज़्यादा था और आगे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मैस कम हो गया, तो फिर हम लोग इसकी मदद से ओवरऑल कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर कैलकुलेशन करने के लिए ये 4 मेन पॉइंट हैं, असम्पशंस हैं, ओवरऑल आप इसको कंसीडर कर लें, ये होना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी मदद से हम अक्सर में स्टैकोमेट्री की मदद से हम कर क्या सकते हैं। तो स्टैकोमेट्री की मदद से हम लोग कुछ चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास नंबर 1, अगर हमें मैस रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। अब मैस रिलेशन से क्या मुराद है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स का आपको मैस दिया गया है तो आप उसकी मदद से प्रोडक्ट्स का मैस निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यानी हम ये कह सकते हैं इफ़ reactant mass is given, one can find the mass of products and vice versa। ये आपने अच्छे से याद रखना है कि अगर रिएक्टेंट का मैस आपको दिया गया है तो आप उसकी मदद से प्रोडक्ट्स का मैस निकाल सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट्स का मैस दिया हुआ है तो हम उसकी मदद से रिएक्टेंट का मैस भी निकाल सकते हैं। नंबर 2 पे आपने बेटा याद रखना है, इसकी मदद से हम मोल मैस रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। अब मोल मैस रिलेशन से क्या मुराद है कि अगर आपको रिएक्टेंट्स का क्या मोल दिए गए हैं, इफ़ reactants moles are given, one can find the moles of products and vice versa। यानी इसी तरह से अगर आपके पास रिएक्टेंट्स के मोल दिए गए हैं तो आप उसकी मदद से मैस फाइंड कर सकते हैं, और आपके पास अगर मैस दिए गए हैं तो आप उसकी मदद से मोल फाइंड कर सकते हैं। सेम केस में हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपको रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स का मैस दिया गया तो आप उसकी मदद से रिएक्टेंट के मोल फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको इसी तरह से प्रोडक्ट्स के मोल दिए गए तो आप उसकी मदद से रिएक्टेंट्स का मैस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 3 में हमारे पास मोल वॉल्यूम रिलेशन है, और मोल वॉल्यूम रिलेशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये गैस के लिए कंसीडर किया जाता है मोस्टली कि अगर आपको गैस के मोल दिए गए हैं तो आप उसकी मदद से गैस का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको यानी प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम दिया गया है तो आप उसके लिए मोल निकाल सकते हैं। और इफ़ रिएक्टेंट्स, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यूजली ये गैस के लिए है, वैसे ओवरऑल ही लिख देते हैं
फॉर गैस। तो यहाँ पे फिर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा ओवरऑल हमने चूँकि ओवरऑल लिख लिया है। तो इफ रिएक्टेंट्स मोल्स आर गिवन, one can find the volume of products एंड वाइस वर्सा। यही काम बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको रिएक्टेंट्स के मोल दिए तो आप उसकी वजह से प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और अगर आपको प्रोडक्ट्स का मोल दिए गए हैं तो आप उसकी मदद से वॉल्यूम निकाल सकते हैं रिएक्टेंट्स का। उसके बाद हम लोग एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जब हम लोग इक्वेशन इसमें हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो फिर हम लोग स्टैकोमेट्री को कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी एक पॉइंट इसमें आपने याद रखना है, ये नोट के तौर पे कंसीडर कर लें आप, इक्वेशन शुड बी बैलेंस। इक्वेशन बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आगे हम कुछ तरीके पढ़ेंगे। और कौन कौन से तरीके हैं? हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन। हम एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? तो यहाँ पे 3 पॉसिबल मेथड दिए हुए हैं। नंबर 1 है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग पहले कुछ एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली सारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। नंबर 2 पे हमारे पास रिडॉक्स मेथड है। ये हम इसी बुक में लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर 10 के अंदर। और नंबर 3 पे हमारे पास है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये भी मेथड हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये था जी हमारे पास स्टैकोमेट्री के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह के मज़ीद टॉपिक्स को समझने के लिए या मेरी नई वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।